हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLA द्वितीय सेमेस्टर मैथ सिलेबस और आज हम लोग देखेंगे सर्वांग समता एवं समरूपता तथा सर्वांग समता की शर्तें अर्थात सर्वांग समता क्या होता है, समरूपता क्या होता है और सर्वांग समता की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वांग समता होता क्या है। तो ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनका आकार एवं आकृति एक ही हो, अर्थात जितनी भी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं वे सर्वांगसम कहलाएंगी। कब? जब उनका आकार एवं आकृति एक ही होगा। ठीक है ना। अब आते हैं आकृतियों की सर्वांग समता। ये जो था ये डिफिनीशन था, किसका डिफिनीशन था? सर्वांग समता का डिफिनीशन था। अब नीचे कह रहा आकृतियों की सर्वांग समता होती कैसे है। तो किसी तल में स्थित दो आकृतियाँ सर्वांगसम कहलाती हैं यदि उनकी आकृति परिवर्तित किए बिना एक आकृति को दूसरी आकृति पर इस प्रकार रखा जा सके कि वे दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। अर्थात दो आकृतियाँ हैं, ठीक है ना, किसी तल में स्थित दो आकृतियाँ हैं और उनकी आकृति परिवर्तित किए बिना एक आकृति को दूसरी आकृति पर इस प्रकार रखेंगे कि वे दोनों एक दूसरे को ढक लेंगी, तब दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगी। ठीक है ना। ये था आकृतियों की सर्वांग समता। अब कह रहा है रेखाखंडों की सर्वांग समता। तो आइए देखते हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता होता क्या है। तो दो रेखाखंड सर्वांगसम कहलाते हैं यदि केवल उनकी लंबाइयाँ बराबर हों, अर्थात यदि दो रेखाखंड दिए हों, जैसे AB रेखाखंड दिया है और CD रेखाखंड दिया है, तो यह दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। कब? जब उनकी लंबाइयाँ समान होगी और यदि AB और CD सर्वांगसम होंगे तो AB इज इक्वल टू आर पैरेलल CD लिखते हैं। ठीक है ना। तो यह था दो रेखाखंडों की सर्वांग समता। और जब दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर होगी तो दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अब रेखाखंड के बाद आता है कोणों की सर्वांग समता। तो आइए देखते हैं कोणों की सर्वांग समता क्या होता है। और दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि उनके माप बराबर हों, अर्थात दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि उनके कोणों के माप बराबर होंगे। किरणों के विस्तार का कोणों की सर्वांग समता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो किरण जा रही है ना, इनके विस्तार का कोणों के सर्वांग समता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोणों के सर्वांग समता में आकृतियों के कोण बराबर होना चाहिए, तभी कोण एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। तो दो कोण सर्वांगसम हो गए यदि केवल उनके माप बराबर हो, अर्थात यदि 40 डिग्री का कोण है तो यह भी 40 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब नीचे कह रहा दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे होगी। तो कह रहा है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। ठीक है ना। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उनके त्रिभुज के सभी भुजाएं तथा सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और कोणों के बराबर होंगे। अब कह रहा अर्थात दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो यह स्पष्ट होता है कि एक त्रिभुज के सभी अंगों की माप दूसरे त्रिभुज के संगत अंगों के माप के बराबर होंगे। जैसे कि ABC त्रिभुज दिया हुआ है और PQR त्रिभुज दिया हुआ है। तो ABC की सभी भुजाएं PQR की सभी भुजाओं के बराबर होंगी और जो भी कोण होगा ना एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे कोण B अगर 50 अंश का है तो कोण Q भी 50 अंश का होगा, कोण A 40 अंश का है तो कोण P भी 40 अंश का होगा। ठीक है ना। तब इस स्थिति में दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे त्रिभुज के सर्वांगसम होने की कुछ शर्तें भी होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दो त्रिभुज निम्न चार प्रतिबंध में सर्वांगसम होती हैं। भुजा कोण भुजा सर्वांगसम क्या होता है, आइए देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं तथा उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अर्थात ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और PQR दूसरा त्रिभुज दिया है। तो इस ABC त्रिभुज में AB भुजा और BC भुजा दूसरे त्रिभुज के PQ भुजा और QR भुजा के बराबर है। और यहाँ पे कोण B जो है 70 अंश है तो कोण Q भी जो है 70 अंश है। इस प्रकार इस दोनों त्रिभुज में जो प्रतिबंध होगा वह भुजा कोण भुजा का प्रतिबंध होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं त्रिभुज PQR की दो भुजाओं के बराबर हैं और
त्रिभुज ए बी सी का एक कोण त्रिभुज पी क्यू आर के एक कोण के बराबर है, इसीलिए यह भुजा कोण भुजा प्रतिबंध पे लागू होगा। ठीक है ना। यहाँ पे दिया भी है त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, यह था भुजा कोण भुजा सर्वांगसम। अब हम देखेंगे भुजा कोण सर्वांगसम। ठीक है ना। ऊपर वाला था भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, दूसरा है कोण भुजा कोण प्रतिबंध। तो इसमें कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना। इसमें कोण भुजा कोण प्रतिबंध में दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होना चाहिए, तभी यह कोण भुजा कोण प्रतिबंध पे सर्वांगसम होगा। जैसे यहाँ दिख भी रहा है ए बी सी त्रिभुज दिया है और पी क्यू आर त्रिभुज दिया है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 60 अंश कोण सी 40 अंश है, इसीलिए कोण क्यू भी 60 अंश है और कोण आर भी 40 अंश है। यहाँ पे दो कोण जो है एक दूसरे के बराबर हैं और एक भुजा बी सी जो है कोण भुजा क्यू आर के बराबर है। यहाँ दे भी दिया है त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, यानी कि दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं और भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के, अर्थात एक भुजा बी सी दूसरे त्रिभुज के एक भुजा क्यू आर के बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। किस स्थिति में? कोण भुजा कोण प्रतिबंध के स्थिति में। अब तीसरा प्रतिबंध है भुजा 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 प्रतिबंध। तो आइए देखते हैं भुजा 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 प्रतिबंध क्या होता है। तो यदि दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया है और त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। ठीक है ना। तो इसमें तीनों भुजाएं जो हैं इस दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है। जैसे यहाँ पे दिया भी है कंडीशन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और भुजा बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, सी ए जो है आर पी के बराबर है। ठीक है ना। यानी पहले त्रिभुज का जो तीनों भुजा है दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं। ठीक है ना। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस स्थिति में? तो भुजा 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 प्रतिबंध के स्थिति में। अब चौथा प्रतिबंध और लास्ट प्रतिबंध जो दिया हुआ है वह है समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। तो आइए देखते हैं समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध होता क्या है। तो कह रहा है यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज दिया ए बी सी और पी क्यू आर। तो यह समकोण कर्ण भुजा त्रिभुज प्रतिबंध कब लागू होगा? तो जब दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज में क्या होगा? एक का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो। ठीक है ना। और यहाँ पे एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और यहाँ पे दो भुजा है यानी कि ए बी और बी सी जो है इसके पी क्यू और क्यू आर के बराबर होगा, तब जाके यह समकोण कर्ण भुजा के प्रतिबंध को लागू करेगा। यहाँ पर दिया भी है समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण ए सी बराबर है कर्ण पी आर के और भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के और कोण ए बी सी जो है कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना। यह जो स्थिति था आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं समरूपता की अवधारणा। ठीक है। तो समरूपता की अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि समरूपता होता क्या है। तो आइए देखते हैं समरूपता होता क्या है। यहाँ दिया है समरूपता जिसे सिमिलरिटी कहा जाता है। यदि दो या दो से अधिक सरल रेखीय आकृतियाँ समान कोणिक हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं तथा उनके इस गुण को समरूपता कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। ठीक है ना। और दूसरा आकृति दिया ई एफ जी एच। ठीक है ना। तो ये जो है समरूप कब कहलाएंगी? जब दोनों आकृतियाँ समान कोणिक हों यानी कि समान कोण पे बनी हो और उनकी संगत भुजाएं जो हों कैसी हों समानुपाती हों तो वे आकृतियाँ समरूप कहलाएंगी। ठीक है। जैसे यहाँ समझाया भी है। कह रहा यदि चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ जी एच में
कोण ए बी सी डी क्रमशः कोण ई एफ जी एच के बराबर हों और भुजाओं के अनुपात ए बी अपान ई एफ बराबर बी सी अपान एफ जी बराबर सी डी अपान जी एच इक्वल टू डी ए अपान एच ई का संबंध समान हो तो दोनों चतुर्भुज समरूप कहलाएंगे, अर्थात दोनों की आकृतियों में समरूपता होगी। ठीक है ना। यह था समरूपता। तो समरूपता में आप देखिएगा कि चारों कोण जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं दोनों चतुर्भुजों में, और जो भुजाएं हैं वो भी एक दूसरे के समान होना चाहिए, बराबर ना हो चलेगा लेकिन समान होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके ये दोनों जो है समरूप कहलाएंगे। अब कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता। तो आइए देखते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता कैसे होती है। यहाँ दे रहा है इसी प्रकार त्रिभुज की समरूपता के लिए निम्नांकित स्थितियाँ होती हैं। जैसे यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज समान कोण पे बने हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग समानुपाती हों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात कोई त्रिभुज बना है तो उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान होना चाहिए, तभी जाके दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और तीसरा कंडीशन कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। कहने का मतलब है कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है ना, दो त्रिभुज दिया हुआ है और एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इनके समान जो यह कोण बन रहा है जिस भुजा पे, यह दोनों भुजा भी जो है एक दूसरे के समान होना चाहिए, तब जाके यह दोनों त्रिभुज जो होंगे एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है ना। तो यह था समरूपता। आपने समरूपता का डिफिनीशन और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समरूपता को समझा रहे हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया है। कह रहा त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करते समय त्रिभुजों के शीर्षों की संगतता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। तो जब भी आप त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करिएगा त्रिभुजों के शीर्षों के संगतता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और एक कोण के अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुजों का सर्वांग होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना। ऐसे दो त्रिभुज दिया हों और पहले त्रिभुज का दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और एक कोण के अलग अलग बराबर होंगे तो जरूरी नहीं है कि वह त्रिभुज सर्वांग ही होगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुजों का सर्वांग होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना। यहाँ भी दे दिया है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुजों का सर्वांग होना अनिवार्य नहीं है, वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और चौथा कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों की त्रिभुज समरूप होंगे न कि सर्वांग होंगे। ठीक है ना। तो कोई त्रिभुज दिया हो और पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अलग अलग बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे लेकिन सर्वांग नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांग होने की अलग शर्तें हैं और समरूप होने की अलग शर्तें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ त्रिभुज दिया है, कह रहा उदाहरण दिया है नीचे कुछ आकृतियों के क्रमांक दिए गए हैं उनमें से सर्वांगसम आकृतियों के क्रमांक छांट कर एक साथ लिखिए। ठीक है ना। कौन कौन सी आकृतियाँ सर्वांगसम हैं उनको एक साथ लिखना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वृत्त दिया है, वृत्त में कौन कौन सी आकृतियाँ जो हैं एक दूसरे के सर्वांगसम है। आकृति 1 और आकृति 9 और आकृति 12 और आकृति 14, ये चारों आकृतियाँ 1, 2, 9, 12 और 14 आकृतियाँ जो हैं एक जैसी हैं अर्थात एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा वर्ग, वर्ग में आकृति 2 और आकृति नंबर 6 एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ठीक है। अब आयत दिया हुआ है तो आयत में आकृति 3 और आकृति 7 एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। और समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज 4 और त्रिभुज 8 एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज 4 और 8 एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज 5 और समकोण त्रिभुज 10 एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। और चतुर्भुज 11 और चतुर्भुज 13, चतुर्भुज 11 और चतुर्भुज 13 एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इस तरह से आकृतियाँ दे सकता है और कहेगा उनमें से छांट कर समान सर्वांगसम आकृतियों को लिखिए। तो इस तरह से आप सर्वांगसम आकृतियों को बराबर दिखा के निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वांग समता और समरूपता आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके लिए और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।